बैलेंस अमाउंट सबसे पहले निकलेगी। देखो यहाँ 10 ईयर का है, मैं 10 ईयर्स तक तो आपको नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ 2-3 साल का कैलकुलेट करके देती हूँ, बाकी का आप मतलब करते रहना। ईयर 1 इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इसी के साथ मैं इंटरेस्ट भी पे करूँगी एट द रेट ऑफ 16%, लोन विच इज़ टेकन फॉर परचेजिंग ऑफ असेट मतलब मशीनरी। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो, क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या, मेरे 5 ईयर्स के बाद मुझे जितना पेमेंट करना है उसका अमाउंट। तो जैसे कि आपको इनिशियल कॉस्ट पता ही है 20 लाख रुपीज़, यस ये मेरी इनिशियल कॉस्ट है। अब क्या होगा, आपको इंस्टॉलमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्चुअली वन सेकेंड ना, मेरा वन नोट ज़रा हैंग हो रहा है। जैसा भी जो है वैसे चला दीजिए। तो इंस्टॉलमेंट इनिशियल ईयर में तो आप कोई पे नहीं करोगे, यस। तो अब आपके पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो आपको पता है कितनी है, ये वाली अमाउंट 413,822, 413,822, 418,322 और ये 5th ईयर की भी। अब बाकी का आप कैलकुलेशन करना, मैं 4 साल का ही कर रही हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट अब लिखनी बहुत ज़रूरी है। अब प्रिंसिपल अमाउंट का कैलकुलेशन सबसे लास्ट होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बैलेंस अमाउंट जो है ना उसके ऊपर आप 16% से इंटरेस्ट चार्ज करोगे। फॉर हाउ मेनी मंथ्स ऐसा कुछ दिया है नहीं अभी, फॉर पर एनम ही चार्ज करना है। तो 20 लाख के ऊपर कितना 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मेरा आंसर यहाँ आ रहा है 3,20,000 इंटरेस्ट। देखो यहाँ मैं 2 टाइप से अमाउंट लिख रही हूँ, मतलब यहाँ ऑरेंज कलर का मेरा कैलकुलेशन है किस तरीके से, 20 लाख के ऊपर 16%। एंड आप इंटरेस्ट को ना लिखना है तो हमेशा लिखना क्लोजिंग प्रिंसिपल के ऊपर आप चार्ज करोगे। क्लोजिंग प्रिंसिपल के ऊपर एट द रेट ऑफ वट एवर परसेंटेज गिवन आपको लिखना होगा, 18% 16% पर एनम आप चार्ज कर रहे हो। तो यस इंटरेस्ट का अमाउंट आ चुका है। अब ये इंटरेस्ट की अमाउंट इतनी है मेरी इंस्टॉलमेंट में से 3,22,000 तो मेरा इंटरेस्ट है जो कि 20 लाख के लोन के ऊपर मिलने वाला है, मतलब पे करना है। तो अब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट तो मैंने इतना है, तो बाकी का बचा हुआ प्रिंसिपल जो होगा बैलेंसिंग फिगर होगा, विच इज़ नथिंग बट 4,13,822 माइनस 3,22,000 विच इज़ 93,822 रुपीज़, 822 इतना आपका प्रिंसिपल है। अब क्लोजिंग प्रिंसिपल की बात आती है तो वहाँ क्या होगा वो देखते हैं। क्लोजिंग प्रिंसिपल ये होगा कि अब आपके इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है ना, ये बैलेंसिंग अमाउंट में से आपके प्रिंसिपल की अमाउंट लेस हो जाएगी 20 लाख। तो ओवरड्यू अमाउंट जो होगी वो आपकी यहाँ आ जाएगी क्लोजिंग प्रिंसिपल के अंदर, विच इज़ नथिंग बट 19,06,178। यस। अब इसके ऊपर फिर से आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे कितना, 16%। तो मेरा आंसर आएगा यहाँ कुछ 3,04,9,888। यस आ रहा है यहाँ। अगर आप देखोगे ना तो आपको कैलकुलेटर के ऊपर से कुछ क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है तो इसकी वजह से मुझे अमाउंट रिपीटेटिव कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो इंटरेस्ट का समझो कैलकुलेशन आया, अभी फिर से देखो क्लोजिंग प्रिंसिपल पे सबसे पहले आपने इंटरेस्ट चार्ज किया। अब सेकंड स्टेप का मैं बता रही हूँ, यहाँ आपने इंटरेस्ट चार्ज किया। अब मेरा कुछ जो भी इंटरेस्ट आया उसमें से आप क्या करोगे, ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लेस कर दो विथआउट एनी क्लियरिंग। तो आप प्लस करोगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है
प्लस नहीं, एक्चुअली इंटरेस्ट अमाउंट आप कैलकुलेट करिए तो आपकी पॉजिटिव आई होगी, तो उसके अंदर आप माइनस कर दो ना इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 4,13,822। तो मेरी ओवर ड्यू अमाउंट कितनी है प्रिंसिपल इसके अंदर 10833 को आप 4 कर देंगे। यस, ये फिर से बैलेंसिंग फिगर आई। अब इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे क्लोजिंग प्रिंसिपल विच इज़ ये अपना ये 19,06,178। तो मेरा ये आ जाएगा यहाँ बैलेंस अमाउंट। इसके ऊपर फिर से चार्ज करो इंटरेस्ट 16%, तो कितना आएगा 6 कर देते हैं 2,87,576 कर दो, क्योंकि 75.2 है। ओके, तो आपको टू नहीं तो फिर 6 नहीं तो फिर 5 रहने दो, या फिर 5 ही रहने दो। अब इसमें से आप माइनस कर दो कौन सी इंस्टॉलमेंट अमाउंट 4,13,822, तो मेरी अब अमाउंट आ रही है 70130। ये अमाउंट में कोई गड़बड़ है शायद, अभी कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे। 287, ये 4,13,822। यस, तो अभी आ रहा है मेरा 126,247। यस, ये आ रहा है। अब इसके ऊपर वापस आप क्लोजिंग प्रिंसिपल इसमें से लेस करोगे, जो अमाउंट आएगा वो यहाँ आएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ऐसे ऐसे करते करते आपको स्टोरी कंटिन्यू करनी है। और ये स्टोरी कंटिन्यू करोगे तो एट द एंड ऑफ ईयर 10 आपको ये आंसर मिलेगा। और लास्ट में क्लोजिंग प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अमाउंट ही पे कर दी ना 10th ईयर तक, तो आपने अमाउंट पूरी पे ही कर रहे हो, तो फिर उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगेगा। यस, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा, बट एक्चुअली आपने इंस्टॉलमेंट पहले पे कर दिए। तो यहाँ से अगर आप पे कर रहे हो, यहाँ कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली इस साल के अंदर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट आपको प्रिंसिपल कुछ नहीं पे करना है, पूरा पे हो चुका है। यस, फिर है ये जो आपने इंस्टॉलमेंट अभी कैलकुलेट करी है, ये इंस्टॉलमेंट जो कैलकुलेट करी है, इसको ये भी फ्यूचर वैल्यू पे है, ये अभी फ्यूचर वैल्यू पे है कहीं ना कहीं। आपको 10 ईयर्स के अंदर कितने हर एक साल पे करनी है, फ्यूचर वैल्यू पे है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लाना होगा प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। मतलब आपको नेट कैश आउटफ्लो देखना होगा, मतलब आपको टैक्स का बेनिफिट कितना मिल रहा है, मतलब डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट की वजह से, वो कैलकुलेट करके बिजनेस के अंदर से नेट कितना पैसा बाहर जा रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है इस फॉर्मेटिंग के अंदर थोड़ा, मतलब इस फॉर्मेट के अंदर थोड़ा चेंज करना ज़रूरी है। यहाँ आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट ना उसको काट के आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट। आप यहाँ इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखना। बेनिफिट क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। अगर आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखते हो तो जब आप टैक्स बेनिफिट लोगे ना, तो टैक्स बेनिफिट में से आप प्रिंसिपल अमाउंट को कोई मतलब ही नहीं है। प्रिंसिपल अगर आप अमाउंट यहाँ लिखते हो तो इसका कोई यूज़फुलनेस नहीं है। मैंने कंफर्म करके ही बोला है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट को कोई यूज़फुलनेस नहीं है। इसके लिए अगर आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखते हो ना, तो अगर आप वहाँ से टैक्स बेनिफिट लेस करोगे तो आपको यहाँ नेट कैश आउटफ्लो मिलेगा। नेट कैश आउटफ्लो का मतलब ही आपका कि इंस्टॉलमेंट में से आप जितना टैक्स बेनिफिट जो वो लेस कर दोगे, उसके बाद आपका कितना बिजनेस में से पैसा जा रहा है, उसको हम बोलेंगे नेट कैश आउटफ्लो। तो वहाँ कैश आउटफ्लो को आपको किस में से लेस करोगे, ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इसमें तो दी नहीं है ना, आपको ऊपर का टेबल फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला इंस्टॉलमेंट का। तो इससे अच्छा क्यों ना यहीं इंस्टॉलमेंट अमाउंट को लिख दी जाए, ताकि एग्जामिनर को भी एक ही टेबल में मिल जाए। तो यहाँ आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखोगे तो यहाँ मतलब अगर मैं लिखती हूँ तो लाइक 413,822 413,822 फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। यस। अब इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो हमने क्या किया है, ये सारा का सारा इंटरेस्ट का अमाउंट जो है ना, ये मेरी कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट। यस, और फिर डेप्रीशिएशन किस तरीके से चार्ज किया होगा वो देखना ज़रूरी है। तो आपको बोला ये 20 लाख की मशीनरी, उसकी 10 ईयर्स की लाइफ है, कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं, तो SLM का फॉर्मूला क्या है डेप्रीशिएशन चार्ज करने का, कि कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू इफ एनी रियलाइज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो कॉस्ट ऑफ असेट तो मुझे पता है 20 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं दी है, बट अगर क्वेश्चन देता है तो आपको लेनी चाहिए। और फिर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 10 ईयर्स, तो कितना आएगा डेप्रीशिएशन 2 लाख पर ईयर।
यस। और काफ़ी बार क्वेश्चन के अंदर देखो, अब तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा पाओगे आई थिंक, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम भी हो चुका है अभी, एंड एक क्वेश्चन इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया ना कि बाकी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। यस। तो इसके अंदर ये है कि अब तो यहाँ तो स्क्रैप वैल्यू 0 है, बट जब क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू दी हुई तब क्या होगा, आप यहाँ से वो स्क्रैप वैल्यू लेस करोगे, आपका डेप्रिसिएशन का कुछ अमाउंट आएगा, और उस स्क्रैप वैल्यू को एट द एंड ऑफ असेट, जब आप असेट की मतलब पूरी की पूरी असेट का आप कैश फ्लो का कैश आउटफ्लो हो जा रहा है, फिर लास्ट में आपको ना वो स्क्रैप वैल्यू ऐड करनी है, क्योंकि वो उसकी वजह से स्क्रैप वैल्यू की वजह से आपके बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई मशीनरी है, उसको आप 10 ईयर्स तक आपको लगता है इतनी लाइफ है, उसके बाद आपको मतलब उसको बेच देते हो, तो बेचने के भंगार भाव जो मिलता है, तो उस भंगार भाव के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो उस रियलाइजेशन की वजह से आपके बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो हो, तो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की ओर से उसको अभी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, बट इतना अभी है नहीं, इस सम के अंदर नहीं है, बट फ्यूचर के सम अगर आप सॉल्व करते हो तो वहाँ ऐसा होने वाला है। ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आप कैपिटल विजिटिंग के सम देख सकते हो। तो ये डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया, ये भी फिक्स अमाउंट है डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन लेते हो तो आपको क्या क्या मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, तो वो इसलिए टैक्स बेनिफिट जो है वो, तो ये 2 लाख का ये फंडा मतलब क्लियर है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर एक ईयर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होने वाला है SLM की वजह से। फिर ये दोनों अमाउंट जो है फिक्स एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर ना मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स शील्ड कितना 50% है, तो इन दोनों का टोटल करोगे उसके ऊपर 50% चार्ज करके आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट मिला तो अब बेनिफिट में से मैं कॉस्ट लेस कर दूँगी, ये बेनिफिट जो है ये मेरा कॉस्ट रहेगा, ये इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट है उसमें से मैं टैक्स बेनिफिट लेस करूँगी, तो मुझे नेट कैश आउटफ्लो मिल जाएगा। अब नेट कैश आउटफ्लो को क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से आपको डिस्काउंटिंग करना है। हर एक साल में जितना कैश आउटफ्लो हो रहा है उसका मुझे इंडिविजुअल ईयर में जितना आउटफ्लो हो रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। अगर मुझे एक साथ करना होता तो फिर मैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ले लेती, बट मुझे हर एक साल का जानना है कि हर एक साल में मेरे बिजनेस में से कितना पैसा आउटफ्लो हो रहा है। तो हर एक साल का डिस्काउंटिंग कैसे करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ये इंटरेस्ट फैक्टर है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.08 इक्वल टू प्रेस करोगे तो ईयर 1 का आएगा 0.925, वापस इक्वल टू प्रेस करोगे तो 0.857, फिर इक्वल टू और प्रेस करोगे तो 0.7938, उसको राउंड ऑफ कर लोगे 294 मतलब बन जाएगा। इस तरीके से आपको हर एक साल का कैलकुलेट करना है फॉर 10 ईयर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, और प्रेजेंट वैल्यू मिलते समय मुझे पता चल रहा है कि 20 लाख का जो आउटफ्लो हो रहा है और फ्यूचर में मुझे होने वाला है उसकी प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, 13,28,822। अब मुझे लेना होगा लीज का ऑप्शन भी मुझे इवेल्युएट करना होगा। लीज का ऑप्शन चूज करते समय आपको क्या करना होगा, देखो लीज ऑप्शन मैं लिख के बता देती हूँ। पहले तो आपका यही होगा कॉस्ट ऑफ असेट, और वो लीजिंग कंपनी कितना चार्ज करे वो भी देखना इतना इंपॉर्टेंट है। तो लीज कंपनी क्या बोल रही है कि भाई मैं तुझे 10% रिटर्न मुझे चाहिए होगा, मतलब मैं अगर आपको असेट लीज पे दे रही हूँ, मुझे लीज रेंटल जो आप पे करोगे ना वो आपको मतलब मुझे पे करना होगा कितना, 10% से मुझे आपको लीज रेंटल पे करना होगा, विच इज़ लाइक आपका 2 लाख रुपीज़ आएगा। यस, बट वो 2 लाख तो फ्यूचर वैल्यू है ना, हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, तो 10% से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 10 ईयर्स तक निकालोगे। निकालो अभी के अभी यार, अभी ना ये लास्ट टाइम पे ये वन नोट हैंग हो रहा है। आप GT भी यूज़ करोगे, मैं GT यहाँ लिख रही हूँ, आप एग्जामिनेशन के अंदर GT नहीं लिखोगे। नॉर्मली एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये कैलकुलेट किया हुआ मिलता है, बट अगर अगर क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करता है तो लोगों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। वन डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू 10 टाइम प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी मैं भावनाओं में बह गई 10 ईयर्स तक का ही था, मैंने 12 ईयर्स दे गई। वापस से 1 डिवाइडेड बाई 1.1 1 इक्वल टू मतलब एक बार प्रेस किया 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.3855। तो इसको हम GT फंक्शन प्रेस करो तो आपको आएगा 6.14456। 20 लाख तो है ही ऊपर। थ्री डेसिमल तक हम काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 4.5 हो जाएगा ना, 6.15 हो जाएगा। 20 लाख में से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ लीज रेंटल मिल जाएगा। पर ईयर कितना पे करोगे? 20 लाख डिवाइडेड बाई 6.145, तो यहाँ कुछ मेरा नेट कैश आउटफ्लो होगा इतना। यस, बट ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी मेरा इसके अंदर टैक्स बेनिफिट तो मैंने लिया ही नहीं है। अगर आप कोई एसेट लीज पे लेते हो तो आपको फिक्स एक्सपेंडिचर हो जाता है और इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट कम आता है। तो वो अगर आपने अभी तक आपने कंसिडर नहीं किया उस लीज का एक्सपेंसेस, जब आप लीज का एक्सपेंसेस मतलब कंसिडर करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट होगा ऑब्वियसली। तो इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट जो है वो लेस कर दोगे, इसमें से 50% का टैक्स बेनिफिट आप लेस कर दोगे। 1 मिनट रुकना यार, ये वापस बार बार सिस्टम। तो 50% लेस करो इसमें से, तो कुछ आ रहा है 6278,733 का 4 कर देते हैं। तो ये इतना अमाउंट मतलब इतना अमाउंट मेरा टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बाकी का अमाउंट मुझे पे भी तो करना पड़ेगा ना। इतना कैश आउटफ्लो हुआ, लीज की वजह से मेरा कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? इतना ही हो रहा है। कितना? 1,62,734। बट अगर मैं ये लीज ऑप्शन मतलब ये अवेल नहीं करती हूँ तब क्या होगा? तो मुझे जब मैं असेट परचेज़ कर रही हूँ, जब मैंने ये ऑप्शन परचेज़ किया था तब मेरा इतना हो रहा है। ओके, बट देखो ये मेरा हर एक साल का कैश आउटफ्लो हो रहा है। अब मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरे साल का क्योंकि सामने देखो, सामने वाले अमाउंट के अंदर हमने पूरा ये 13 लाख जो पूरे पीरियड का कैलकुलेट किया था। अब मुझे इस ऑप्शन के अंदर मुझे पूरे साल का लेना होगा। तो मैं यहाँ 10 ईयर्स का जो है वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ले लूँगी। 10% फॉर 10 ईयर्स, यही है ना? यस। पर अभी यार 10 ईयर्स नहीं, इनका कुछ अलग है। इनका 8% लेना है। क्यों पता है आप? 6% के। ओके। अब ये जो इंटरेस्ट फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो आपको टैक्स बेनिफिट मतलब टैक्स का बेनिफिट लेने के बाद जो होगा वो कैलकुलेट किया है। वो कैसे? 16% तो आप पे करने वाले थे, उसमें से 50% का आपका टैक्स बेनिफिट है। तो आपको क्या करना होगा पता है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स करना होगा। तो इंटरेस्ट में अगर 16% पे करती हूँ, उसमें से मेरा 0.5 जो है वो मेरा टैक्स है। तो मुझे कहीं ना कहीं 8% का इंटरेस्ट ही पे करना पड़ रहा है। टैक्स बेनिफिट समझ रहे हो आप? तो 8% का अगर मैं इंटरेस्ट पे करती हूँ तो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो कितना आया? एक सम भी दूसरे सम पे आ गई मैं इसके अंदर ही। तो मेरा ये आंसर आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। ये मेरा लीज ऑप्शन से इतना मेरा कैश आउटफ्लो होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द 10 ईयर्स। और अगर मैं एसेट परचेज़ करती हूँ तो मुझे 10 ईयर्स में मेरा इतना 13 लाख टू 28,822 ये 2 एक्सपेंडिचर इतने सालों में होने वाले हैं। तो अब आपको ही अगर आप भी देखते हो तो यहाँ पता चलता है कि भाई अगर मैं लीज ऑप्शन लेती हूँ तो मेरे कैश आउटफ्लोज कम हो रहे हैं, तो इसके लिए कंपनी को लीज ऑप्शन लेना चाहिए। तो इसीलिए कंक्लूजन ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज लेस फॉर द लीजिंग ऑप्शंस एंड हैंस कंपनी इज एडवाइज टू टेक मशीनरी अवेलिंग लीज ऑप्शन। तो यही इसका ऑप्शन मतलब
कंक्लूजन है। और देखो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको नेट कैश आउटफ्लो समझा होगा परफेक्टली, बट आपको ये नहीं समझा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर कैसे मिला होगा 8% का। तो देखो यहाँ क्या है कि यहाँ आप क्या करते, अगर आप लीज ऑप्शन नहीं लेते तो आप 16% का ये लोन अमाउंट पे करते, यहाँ ये लोन अमाउंट पे करते, यस। बट लीज ऑप्शन ले लिया है तो ये 16% इंटरेस्ट का जो था वो मेरा कहीं ना कहीं लेस, मतलब वो मुझे बेनिफिट मिल रहा है ना, वो मुझे बेनिफिट मिल रहा है, अभी वो मैं नहीं ले रही हूँ ना। तो वो 16% का जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं टैक्स भी छुपा हुआ है, मुझे टैक्स का कंपोनेंट निकाल के ही उसके साथ फिर मैं मतलब प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई करूँगी। तो वो बेनिफिट हमने निकाल दिया, उसी के बाद जो फैक्टर बचा उसको हमने कैलकुलेट किया है। वैसा यस ये सम है। फिर सम नंबर 2 है, वो तो लाइक बहुत सिंपल है। सम नंबर 2 आई डोंट थिंक सो मुझे कराना चाहिए, बहुत सिंपल है मतलब और इसके अंदर ना कुछ थोड़ा कैलकुलेशन, ये कुछ एरर थी, वो मैंने एरर रेक्टिफाई कर दी है। यहाँ का इंटरेस्ट का अमाउंट अगर कैलकुलेट करोगे तो ये परफेक्ट नहीं आएगा, तो ये इसका मतलब इनके कैलकुलेशन में ही गड़बड़ है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये सम ही नहीं लेती हूँ, क्योंकि इतना कैलकुलेशन गड़बड़ है। एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्लियर कट डेटा दिया होगा, वहाँ कोई मिस कैलकुलेशन होता नहीं है। एंड यस इसी के साथ मैंने एक सम एक्सप्लेन करने में 1 घंटा लगा दिया है ऑलमोस्ट, बट आई थिंक सो इतना जितना हमने एफर्ट्स लगाए इस एक सम के अंदर, इसके बिहाफ पे आप बाकी के सम मतलब इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड यस इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ ख़त्म, मतलब मैं कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने सोचा मतलब जितना मेरे पास टाइम था मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड लीज परचेसिंग के अंदर इस सम के अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा, आगे कुछ सम था उसके अंदर आपको हायर परचेज की अमाउंट कैलकुलेट करने बोलेंगे, तो वो वहाँ का टेबल कुछ इस तरीके से होगा। मैं जितना मुझे याद है मैं उतना आपको बता देती हूँ। जब हायर परचेज की अमाउंट के अंदर आपको क्या बोलता है, ये हायर परचेज के अमाउंट का टेबल होता है। अकाउंट्स में अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, लॉकडाउन का पीरियड था तो पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं, तो वहाँ ये टॉपिक था। यहाँ क्या थे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, यहाँ जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल मैं 8% ले रही हूँ, यहाँ आपको ईएमआई टोटल जो कि आपको ईएमआई लिख देती हूँ मैं, जो कि इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होगी। यहाँ आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यहाँ आपकी कैश प्राइस आ जाएगी, या फिर आपको यहाँ इसको आप ऐसे बोलोगे ओपनिंग प्रिंसिपल, और यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स 0 1 2 3 4 5। क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि हम एक असेट लीज पे ले रहे हैं, और सॉरी हायर परचेज पे ले रहे हैं, जहाँ आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। फॉर एग्जांपल 90,000 की हम कुछ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, वो टोटल अमाउंट है, बट हमें मतलब इस पे से 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है। मैं 4th का ऑप्शन डिलीट कर दी, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी होगी। तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी, 30,000 इन द ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। हमेशा याद रखना ईएमआई कैलकुलेट करते हो तो पहले ईयर में आपको कोई एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ हमेशा डैश आएगा। ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 के अंदर आपको कुछ नेट कैश आउटफ्लो जो है वो 30 ऐसे करके कुछ रहने वाला है। अब आपको पूरा का पूरा टेबल जो है वो कंप्लीट करना होगा। किस तरीके से करोगे, क्लोजिंग प्रिंसिपल तो हमेशा नीली आता है। अब इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड इस ईएमआई के अंदर, तो अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो देख लो। ये 30,000 जो है वो मेरा इंटरेस्ट इंक्लूसिव है, तो मैं उसको क्या करूँगी 8 डिवाइडेड बाई 108, मतलब नॉर्मल सेंस में देखो ना, ये 30,000 कितना है मेरा 108 पे। तो अगर मुझे इसको 8 पे लाना है तो मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है ये। अब इसमें से मेरा ये प्रिंसिपल अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 30,000 माइनस 2 27,778। यस, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस क्लोजिंग प्रिंसिपल तो यहाँ कुछ है नहीं, तो यहाँ मेरी अमाउंट यही आ जाएगी। अब ये अमाउंट ही जाके आएगी यहाँ क्लोजिंग प्रिंसिपल में। यस, इसके अंदर ये ईएमआई की अमाउंट और ऐड हो जाएगी। अब वो अमाउंट आएगी भाई लाइक मेरी आई है 577.8। ये मेरी फिर से यहाँ मतलब ये इंटरेस्ट इंक्लूसिव है, तो 108 पे है, उसको मैं 8% इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालती हूँ,
तो मेरा यहाँ आंसर आएगा 80 कर देते हैं। 79.85 आया है बट 80 कर देते हैं। उसको मैं निकालूंगी 30,000 में से, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आएगी। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट को क्लोजिंग में से लेस करोगे, नहीं लेस नहीं, एक्चुअली ऐड करोगे। एक मिनट है। एक मिनट, मैं हायर परचेज का सम लिख लेती बुक के अंदर। तो बुक का एक लास्ट सम था जिसके अंदर हायर परचेज सिस्टम के बारे में दिया हुआ था। यस, तो ओपनिंग प्रिंसिपल जो होगा ओपनिंग प्रिंसिपल जो है क्लोजिंग में से माइनस करके आया होगा। तो यहाँ क्या आएगा एक्चुअली, यस क्लोजिंग एंड ये दोनों ऐड करोगे, क्लोजिंग एंड प्रिंसिपल ऐड करोगे। 2572 उसमें से 2778, तो ये आएगा 53,498। ये अमाउंट आएगी मेरी 53,498। इसके अंदर 30,000 का ऐड करो, उसको 108.108 पे लाओ, तो यहाँ आंसर आ रहा है 6.185। सेम प्रोसीजर मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इतना। इसमें से आप इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लेस करो, 6585 में 30,000 की अमाउंट, तो 23,813 आएगी। इसको आप इस क्लोजिंग प्रिंसिपल के अंदर ऐड करो, $23,815 प्लस तो यहाँ आंसर आ रहा है 77,313, जो कि यहाँ का क्लोजिंग बन जाएगा। इसके ऊपर 18, इसके ऊपर 8 डिवाइडेड बाय 108 करोगे, तो यहाँ कुछ इंटरेस्ट, यहाँ कुछ इंटरेस्ट नहीं, एक्चुअली यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर ये आपकी प्राइस जो है वो बन जाएगी यहाँ की कैश प्राइस। बट एक मिनट, 77,333, यस, तो ऑब्वियसली ये प्राइस ही आपकी बन जाएगी आगे कैश प्राइस। मतलब आपको इतना तो क्या करना है, मतलब पेमेंट करना है एट द, मतलब जब परचेज़ कर रहे हो ऐसे तब आपको कुछ ना कुछ तो कैश प्राइस पेमेंट करनी होगी, तो वो यहाँ वाली प्राइस आ जाएगी। और फर्स्ट ईयर में तो आपका EMI का अमाउंट ही नहीं आएगा, तो कुछ इस तरीके से हायर परचेज़ का होगा। बट ये इतना हार्ड टेबल है, आई डोंट थिंक सो इतना कुछ पूछेंगे। और अगर मतलब टाइम मिला तो मैं आपको एकदम डिटेल वे में एक्सप्लेन कर दूँगी। मतलब ये जो कंसेप्ट है ना वो आपको F5 में था, फर्स्ट ईयर में था, तो वहाँ का ये कंसेप्ट है। मैं मतलब अभी मेरे पास अभी मतलब काफ़ी 1 घंटा हो चुका है, तो जब आपका एग्ज़ाम टाइम जब नज़दीक आएगा तब मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो तब मैं आपको FM के और ये सारे जो हार्ड टर्म होंगे वो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी यहाँ ये सेशन वाइंड अप होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार इतना वीडियो बनाने में। आप सिर्फ देख देख के जाते हो, तो मैं और तो कुछ आपके पास एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ। बट अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना है। अगर मुझे कहाँ लगे मैं कम कर रही तो ऑब्वियसली आप फीडबैक भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।